राजस्व है क्या, रेवेन्यू है क्या, या पूंजी या कैपिटल क्या है, इन दोनों को समझते हैं। अब जहां से मान लीजिए हम अपने परिवार में रोज की जो जरूरतें हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जी, तो ये जो हम खर्च करते हैं, हमारे रोज का खर्च जो है, ये जो खर्च किया फिर वापस तो आएगा नहीं। जो हमने भोजन पे खर्च किया वो पैसा तो वापस आएगा नहीं। तो ये जो खर्चा होता है ये आता है रेवेन्यू के तहत, रेवेन्यू वाला खर्चा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने किसी जमीन को खरीदा या किसी पुराने ऋण की अदायगी किया, अगर पुराने ऋण की अदायगी किया तो क्या एक बर्डन कम हुआ ना। या सरकार ने स्कूल बनाए तो स्कूल का क्या फायदा होगा, वो बच्चे आगे चल के देश के लिए मानव संसाधन बनेंगे, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि ये जो खर्च हैं, जमीन में जो निवेश है, पुराने ऋण की अदायगी, सरकार स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, रेलवे बना रही है, कुछ एसेट्स क्रिएट कर रही है, कंपनियां बना रही है, तो ये जो संपत्तियां हैं इन पर ब्याज भी मिलता है और रिटर्न मिलते हैं। तो ये पूंजी यानी कि कैपिटल का पार्ट है। तो राजस्व और कैपिटल में अंतर आपने समझ लिया। तो रेवेन्यू बजट के दो हिस्से हुए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल बजट के दो हिस्से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो स्रोत हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे मैंने बताया कि आप लाल किला देखने जाते हैं और उसके बदले आपने फीस दिया, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू वही सरकार के खाते में जाएगी। टैक्स जो हम सब देते हैं, आपके माता पिता जो पे करते हैं, वो टैक्स रेवेन्यू। टैक्स भी दो प्रकार के हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राजस्व प्राप्तियां क्या है। राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय दोनों एक ही चीज है, रेवेन्यू रिसिप्ट। राजस्व प्राप्तियां सरकार की प्राप्तियां होती हैं, सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिससे कोई देनदारी सृजित नहीं होती है, कोई लायबिलिटी सृजित नहीं होती है, और इससे सरकार की परिसंपत्तियों में भी कोई कमी नहीं आती, सरकार के एसेट्स में भी कोई कमी नहीं आती। जैसे इसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज आएंगे। सरकार अगर कहीं निवेश करती है या किसी संपत्ति पर ब्याज और लाभांश प्राप्तियां, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट में शामिल है। तो ये सारी ऐसी प्राप्तियां हैं जिनको सरकार को किसी को भविष्य में वापस नहीं करना पड़ता। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि आय, आपकी इनकम, ये जितना ज्यादा होता है आपकी इकोनॉमी उतनी अच्छी मानी जाती है। राजस्व आय, आपकी इनकम, आपकी देश की इकोनॉमी का आधार होता है। जितनी आय, जितनी इनकम ज्यादा होगी, उतना आपका देश समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा, उतनी आपकी जीडीपी अच्छी मानी जाएगी, उतना आपके देश की रेटिंग अच्छी होगी। और अगर सरकार कर्ज पर ब्याज चुका रही है, मान लीजिए सरकार कर्ज लेती है, मान लीजिए हमने जापान से दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुछ कर्ज लिया, उस पर हम ब्याज चुका रहे हैं, सरकार ब्याज चुका रही है, तो ये राजस्व व्यय का हिस्सा है। तो ये जो व्यय है इससे देनदारी तो कम नहीं हो रही है, मतलब आपकी लायबिलिटी तो कम नहीं हो रही है, लायबिलिटी कर्ज तो बना हुआ है, आप कर्ज पे ब्याज दे रहे हैं और कर्ज का भुगतान भी जरूरी है, तो ये राजस्व व्यय का हिस्सा है। राजस्व व्यय का मतलब बार बार होने वाले जो खर्चे जिनसे देनदारी कम नहीं होती है। अब जैसे सरकार जो भी अ, वेतन प्रदान करती है कर्मचारियों को, या रक्षा संबंधी जो व्यय करती है, सैनिकों को वेतन देती है, तो ये जो क्या है, राजस्व व्यय का उदाहरण है। अभी थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा आपको, अभी समझते जाइए। अब देखिए यहां पर मैं आपको दो थोड़ा छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं। मान लीजिए सरकार ने सैनिकों को वेतन का जो खर्चा दिया, जो पैसा जो खर्च हुआ, वो तो राजस्व व्यय का उदाहरण हुआ। लेकिन सरकार ने मान लीजिए राफेल खरीदा, सरकार ने मान लीजिए रक्षा व्यवस्था के लिए कुछ बड़े अत्याधुनिक उपकरण खरीदिए, सरकार ने S-400 खरीदा, तो ये क्या होगा, ये तो एसेट हो गया ना, ये तो आगे चल के आपकी रक्षा के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहा है। तो ये राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है, यह पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। तो क्या अंतर हुआ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में। राजस्व व्यय बार बार होने वाले खर्चे हैं और उनसे कोई संपत्ति का सृजन नहीं होता है। पूंजीगत व्यय एक बार होने वाला खर्चा है और ये आपकी कंट्री के लिए, आपके लिए एक एसेट होता है, एक परिसंपत्ति होता है। इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, मतलब आपकी परीक्षाओं में
कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिस पर क्वेश्चन नहीं आया है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए जो शुरू किए कार्यक्रम का जो खर्चा है ना, वो भी राजस्व व्यय का खर्चा है, ठीक है, पूंजीगत व्यय का में नहीं आता है। इसके अलावा अब हम जरा पूंजीगत आय की बात करते हैं। तो पूंजीगत आय जो है ऐसी आय है जिससे सरकार की देनदारी बढ़ती है, सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है, सरकार का बोझ बढ़ता है। जैसे सरकार ने मान लीजिए कहीं से ऋण लिया, सरकार ने आरबीआई से भी अगर ऋण लिया या फिर जनता से ऋण लिया, ये सब कुछ जो है पूंजीगत आय माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी रिश्तेदार से कुछ पैसे कर्ज लिए, और मान लीजिए 1 लाख रुपए कर्ज लिए, और आपने कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो ये क्या है, ये पूंजीगत आय है, और ये आपको ये लायबिलिटी है, एक बोझ की तरह है। तो पूंजीगत आय कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता है राजस्व आय। इसी तरह पूंजीगत व्यय ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूंजीगत व्यय आपके लिए एसेट क्रिएट करता है। आइए थोड़ा और इसको समझते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए पूंजीगत व्यय अधिक से अधिक होना चाहिए। सरकार की एसेट में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जैसे सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण। और वहीं दूसरी तरफ जो राजस्व व्यय होते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं जिससे सरकार की न तो उत्पादन क्षमता बढ़ती है और न ही आय बढ़ती है, जैसे वेतन, पेंशन, ये सब राजस्व व्यय में आता है। अब जैसे मान लीजिए आप ऋण लेकर राजस्व व्यय पर खर्च करते हैं। वैसे मान लीजिए आपने ऋण लेके अपने बेहतर भोजन खरीदना शुरू किया, तो ये क्या है, खराब स्थिति का सूचक माना जाएगा। मतलब अगर आप व्यक्तिगत खर्चों के लिए जो ऋण लेते हैं, वो राजस्व व्यय का उदाहरण, वो राजस्व व्यय में आएगा। लेकिन अगर आप ऋण लेके, मतलब मैं सरकार के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, सरकार सड़कें बनवाती है, स्कूल बनाती है, तो ये ऋण अच्छा माना जाएगा। तो इन दोनों में जरा अंतर समझिएगा। अगर ऋण आप अपने व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करते हैं, विलासिता की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और वही अगर ऋण लेकर सरकार अगर सड़कें बनवाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, तो इससे क्या होता है, ये परिसंपत्तियां हैं, एसेट हैं, जो आगे चलकर आपकी इकोनॉमी को और बेहतर बनाते हैं। जो अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए है, जो रिसिप्ट है वो क्या कहलाता है, रिसिप्ट मतलब नो लायबिलिटी। अ रिसिप्ट कैन नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। एनी काइंड ऑफ बोरोइंग लोन इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब जो आप लोन लेंगे वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है, वो एक तरह का खराब किस्म की इनकम है, वो अच्छी इनकम नहीं है। और रिसिप्ट की एक और खास बात है, नो रिडक्शन इन एसेट्स। The receipt must not cause any decrease in the assets of the business. For example, any receipt from a sale of investment is not revenue receipt, as the stake sale leads to the reduction in the assets. राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय के बारे में अगर हम और बात करें, जैसे मान लीजिए सरकार ने कहीं निवेश किया है, और निवेश करने के बाद सरकार को लाभ मिल गया। लाभ मिल गया यानी कि उसके लिए फायदा हो गया ना, मतलब निवेश का लाभ मिला, तो ये राजस्व प्राप्ति का उदाहरण होगा। इसके अलावा किसी देश ने सरकार को कुछ अनुदान दे दिया, जापान ने भारत को अनुदान दे दिया, तो ये भी राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। ठीक है, सरकार अगर कोई सेवा प्रदान करती है, तो उससे जो आमदनी मिलेगी सरकार को, वो भी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी राजस्व प्राप्ति, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। यानी कि राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी प्राप्ति है जिससे सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, और इसके बदले में सरकार को कुछ भी नहीं चुकाना पड़ता है। यानी कि किसी भी
देश को अगर प्रॉस्पर बनना है, समृद्ध होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए राजस्व प्राप्ति अधिक से अधिक होनी चाहिए। ये उसके संपन्नता का सूचक होता है। राजस्व प्राप्ति से सरकार की कोई देनदारी नहीं बढ़ती है। मतलब सरकार की कोई भी लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, और राजस्व प्राप्ति के बदले में सरकार को कुछ भी चुकाना नहीं पड़ता है। किसी भी देश के लिए राजस्व प्राप्ति अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक। जितना अधिक होगा वो देश उतना ही ज्यादा संपन्न होगा। राजस्व प्राप्ति अधिक होनी चाहिए, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऋण लेकर इकट्ठा किया गया पैसा वो प्राप्ति नहीं, वो बोझ माना जाता है। तो ये राजस्व प्राप्ति अधिक होनी चाहिए, पूंजीगत प्राप्ति अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम कैपिटल के टर्म में बात करें, तो कैपिटल जो पूंजीगत प्राप्ति है ये कम होना चाहिए, लेकिन पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। मान लीजिए आपने कोई लाइसेंस बनवाने के लिए कोई शुल्क दिया, तो वो राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। अब देखिए, कुछ देशों की राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी ज्यादा होती हैं कि उन देशों को अपने नागरिकों पर टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओमान, कतर, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके अलावा बहामास, मालदीव, इनको टूरिज्म से इतना पैसा मिल जाता है कि ये भी टैक्स फ्री कंट्रीज हैं। इनकी राजस्व प्राप्तियां इतनी ज्यादा हैं, सरकार को जनता पर एक्स्ट्रा बोझ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सरकार को जनता पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का मतलब है कि वहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट जो है बहुत अधिक मात्रा में है, और इसीलिए जो अमीर देश माने जाते हैं उनका रेवेन्यू रिसिप्ट काफी अच्छा होता है। अब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर लिए, अब हम जरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर चर्चा करते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, ये क्या है? सरकार के रोजाना बार बार होने वाले खर्चे। ये बार बार वर्ड आपको याद रखना है, बार बार होने वाले खर्चे, यानी कि दिन प्रतिदिन के खर्चे। तो इसमें क्या क्या आएगा? सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज का भुगतान, और दूसरे जो प्रशासनिक व्यय हैं, ये सारे खर्चे जो हैं सरकार पर एक तरह का बोझ भी होते हैं। तो ये व्यय सरकार चाहती है कि ये जो खर्चे हैं, ये इन खर्चों को कम से कम रखा जाए, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके। सरकार योजनाओं पर भी जो खर्च करती है, जो कल्याणकारी योजनाओं पर, जो सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनाती है उन पे जो खर्च करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना हो, आयुष्मान भारत हो, सारी योजनाओं पर सरकार जो खर्च करती है वो राजस्व व्यय का उदाहरण है। इसके अलावा सरकार जो भी सब्सिडी देती है वो भी राजस्व व्यय का उदाहरण है। राजस्व व्यय से न सरकार की लायबिलिटी कम होती है और न इसके बदले सरकार को कुछ मिलता है, इसीलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण से थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपने एक किताब खरीदा या कोई मकान खरीदा, तो बताइए राजस्व व्यय है कि पूंजीगत व्यय है? तो जब आप किताब खरीदते हैं या कोई मकान खरीदते हैं, तो आप एक ही बार खरीदेंगे ना, एक बार खरीदेंगे, और ये आपको फायदा देगा आगे चल के, ये आपके लिए एसेट है। तो ये कहलाएगा पूंजीगत व्यय, ये कहलाएगा आपका पूंजीगत व्यय। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने मकान की मरम्मत करवाना शुरू किया, तो मरम्मत का जो खर्च है वो पूंजीगत व्यय नहीं है, याद रखिएगा। मरम्मत का खर्च राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय नहीं है। मकान खरीदना पूंजीगत व्यय है, लेकिन मकान की मरम्मत राजस्व व्यय है। ठीक है। तो किसी भी देश की आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है कि राजस्व प्राप्ति अधिक से अधिक हो और राजस्व व्यय कम से कम हो। जिस आमदनी को लौटाने की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होती है,
वो राजस्व आय या राजस्व प्राप्ति कहलाती है। अब हम पूंजीगत बजट की पार्ट हिस्से में बात करते हैं। इसके भी दो हिस्से हो गए, पूंजीगत आय और पूंजीगत प्राप्तियां। दूसरा पूंजीगत व्यय, आय और व्यय यही तो बजट के हिस्से होते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है और आपने अपने बगल के पड़ोसी से उधार लिया, तो उधार का जो ये पैसा है ये राजस्व आय नहीं कहलाएगा, ये पूंजीगत आय कहलाएगा, ये खराब किस्म का आय कहलाएगा। कर्जा लेकर जो आपने आय बनाया, आपने पड़ोसी से 50,000 रुपया ले गया और आपने तो बताया कि मेरे पास तो 50,000 रुपया है, लेकिन उसका स्रोत क्या है? स्रोत तो कर्ज है ना। तो कर्ज लेकर जो इकट्ठा किया गया पैसा वो अच्छा नहीं माना जाता, ये पूंजीगत आय कहलाएगा, ये आपका राजस्व आय नहीं कहलाएगा। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है और आपने अपनी गाड़ी या जमीन बेच दी, तो क्या राजस्व आय कहलाएगा? नहीं, ये भी राजस्व आय नहीं कहलाएगा। आपने अपनी संपत्ति को तो बेच दिया ना, ये भी कहलाएगा पूंजीगत आय, पूंजीगत प्राप्ति। दोनों एक ही चीज है, पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्ति। यानी कि राजस्व आय अच्छी बात है, पूंजीगत आय खराब बात है। ठीक है। इसी तरह राजस्व व्यय खराब है। खराब मतलब बहुत खराब भी नहीं है, वो तो सरकार को करना पड़ता है। राजस्व व्यय, आप देश चला रहे हैं, इकोनॉमी आगे रन कर रहे हैं, तो व्यय तो करना पड़ेगा। लोग काम करेंगे तो आप उनको वेतन नहीं देंगे क्या? देंगे ना। वो भी हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है, लेकिन चाहती है सरकार को कम रहे, खर्चा हमारा कम रहे। लेकिन जो पूंजीगत व्यय है, सरकार ने स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, कोई पीएसयू बना दिया, तो इस तरह की जो चीजें, वो पूंजीगत व्यय में जो खर्च हुआ, कैपिटल बनाने में जो खर्च हुआ, वो आगे चल के क्या है? एसेट है, रोजगार देगा, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, आपकी जीडीपी आगे बढ़ाएगा। या स्कूल है तो मानव संसाधन क्रिएट करेंगे, तो ये पूंजीगत व्यय है। यानी कि पूंजीगत आय ठीक नहीं है, पूंजीगत व्यय ठीक है। इसी तरह राजस्व आय बहुत अच्छा है, राजस्व व्यय थोड़ा सा खराब है। मतलब बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, मैं बताया कि सरकार की जिम्मेदारी होती है। पूंजीगत जो व्यय है उसका उपयोग सरकार लंबी अवधि की संपत्ति खरीदने, बनाए रखने या बढ़ाने के लिए करती है, और एक तरह का निवेश होता है। और इस तरह का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो आपकी इकोनॉमी की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है, आपके आर्थिक मूल्य में सुधार करता है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मूर्त भी हो सकते हैं और अमूर्त भी हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्या मूर्त क्या हो गया? आपने भूमि खरीद लिया, मशीनरी बनाया, कुछ सॉफ्टवेयर ये बनाया, ये सब क्या है? मूर्त उपकरण है। लेकिन सरकारें कई बार पेटेंट हासिल करती हैं। ठीक है, ये जो पेटेंट का जो मामला है या लाइसेंस पर जो जो खर्चे हैं, ये पूंजीगत व्यय के उदाहरण है। ये अमूर्त, तो अमूर्त में पेटेंट और लाइसेंस वाली चीजें आ गई, और अमूर्त में ये जो जो फिजिकल एसेट्स हैं वो आ गया। इसके अलावा पूंजीगत में व्यय में सरकार द्वारा भविष्य में लाभ या लाभांश उत्पन्न करने और भूमि जैसी अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए किए गए निवेश भी शामिल होते हैं। कच्चे माल की अगर सरकार खरीद करती है, या ये कच्चे माल की खरीद भी पूंजीगत व्यय का ही उदाहरण है। सरकार अगर मेट्रो ट्रेन का निर्माण करती है, बुलेट ट्रेन का निर्माण करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती है, तो ये सब पूंजीगत निवेश का उदाहरण है। यानी कि किसी भी देश के विकास के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए पूंजीगत जो व्यय व्यय है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा होना चाहिए। और भले ही ऋण लेकर पूंजीगत व्यय करना पड़े, अगर आप ऋण लेके भी हॉस्पिटल बना रहे हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, बुलेट ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, मेट्रो लॉन्च कर रहे हैं, गांवों में, दूर दराज इलाकों में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरी का काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ भले ही ऋण लेकर किया गया हो, भले ही वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़े, आईएमएफ से लोन लेना पड़े, लेकिन ये आगे चल के आपकी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, इसलिए अच्छे माने जाएंगे। तो अगर हम सारांश की बात करें, तो ये सारांश आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अधिक से अधिक राजस्व आय और अधिक से अधिक पूंजीगत व्यय, इसका मतलब ये देश विकास कर रहा है। और यानी आपकी इकोनॉमी अच्छी है। लेकिन इकोनॉमी खराब कब है?
जब कम राजस्व आय होगा और कम पूंजीगत व्यय करेंगे। इसलिए ये जो दो पार्ट हैं ये थोड़ा, अभी देखिए इस साल के जो बजट में आप देखिए कि आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ती जा रही है, यानी कि ये क्या अच्छी बात है। और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप देखिए बढ़ रहा है, थोड़ा 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 ही बढ़ रहा है पर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये दोनों बढ़ते ही रहने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों चीजें बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है थोड़ी सी बढ़ी है, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ी है, ये भी ठीक कहा जाएगा। लेकिन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब इतना बड़ा देश है, इतनी इतनी चीजें हैं, इतनी गतिविधियां हैं, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। ये सरकार पर एक दबाव है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करें। अब देखिए ये जो क्लास है आज वाली, ये प्रीलिम्स को फोकस लेकर कर है। मेंस पे इसमें बहुत सारी इन चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं आपको राजकोषीय घाटा बताऊंगा, एफआरबीएम एक्ट भी बताऊंगा, तो वो सब मैं प्रीलिम्स के उद्देश्य से बताऊंगा। मेंस की जब परीक्षा आएगी तो मैं मेंस वाली क्लास अलग से ले लूंगा आपके लिए। तो जरा तीन खास स्थितियों की बात करिए। यदि सरकार आय से ज्यादा खर्च करती है तो ये घाटे की स्थिति है। तो ये घाटे की स्थिति तब तक अच्छी मानी जाएगी जब तक घाटे की वजह पूंजीगत व्यय हो, ठीक है। यानी सरकार को अगर अपनी कमाई बढ़ानी है तो राजस्व बढ़ाने वाली कमाई होनी चाहिए, न कि खुद के सामान या संपत्ति करके बेचकर धन इकट्ठा करके की गई कमाई। इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। और फिर अगर राजस्व आय और पूंजीगत खर्चे, इनको सरकार अगर बढ़ाती है तो सरकार की नीतियां अच्छी मानी जाती हैं। तो भले ही पूंजीगत जो खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्तमान में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, आपके लिए कुछ बोझ पैदा कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपकी इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। तो ये तीन खास स्थितियां हैं। थोड़ा सा इस पार्ट को देखिएगा, इसमें मैंने कुछ चीजें बताने की कोशिश किया है कि अगर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को अलग अलग दिखाया है। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू के दो पार्ट हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारी चीजें हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें सेल टैक्स है, आपका कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो इंटरेस्ट रिसिप्ट हैं या फिर फीस और फाइन आप देते हैं। मान लीजिए आपको, आप गाड़ी, आप रेड लाइट क्रॉस कर गए तो वो जो चालान कटेगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होगा। जो बाहर से ग्रांट मिलते हैं सरकार को, मान लो जापान ने भारत को कुछ ग्रांट दे दिया, कुछ अनुदान दे दिया, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होगा। इसके अलावा अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या होगा, ये आपकी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं इस पे। कैपिटल रिसिप्ट में आपका होगा जो भी आप रिकवरी आप लोन करेंगे ना, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। जो आप विनिवेश करते हैं, सरकार जो सरकारी कंपनियों में अपनी भागीदारी कम करने के लिए कुछ हिस्सा बेच देती है, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है। सरकार जो बारोइंग करती है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से बारोइंग करती है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, एकदम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन इस पे बनता है। प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो सरकार के लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी एक कॉपी में नोट कर लीजिए, प्रोविडेंट फंड से मिला हुआ पैसा किसका उदाहरण है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, दोनों में से कोई नहीं, तो इसका उदाहरण कैपिटल रिसिप्ट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या है आपके, पैसा कहां से आता है, आपके आपकी तिजोरी में पैसा कहां कहां से आता है। जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, जिसकी चर्चा भी किया, ये सिर्फ 2% है आपके तिजोरी का पैसा। जो आप बारोइंग करते हैं और जो दूसरी लाइबिलिटीज हैं, ये सब मिला के लगभग 34% है। 34%, सबसे ज्यादा पैसा जो है यही यहीं से आता है, बारोइंग से और दूसरी लाइबिलिटीज से। इनकम टैक्स से जो पैसा है वो 30% के आसपास है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो पैसा है वो 28% है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू 6% है। तो ये पैसा के आने के स्रोत हैं, विभिन्न स्रोत।
और पैसा जाता कहाँ है, पैसा का खर्चा कहाँ कहाँ होता है? स्कीम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 26% उन पर खर्चा होता है। सरकार जो इंटरेस्ट पे करती है उस पर जो खर्चा है वो लगभग 20% है। डिफेंस में हमारा जो खर्चा है वो 8% है कुल खर्च का, जीडीपी का। सब्सिडीज पे हम 7% खर्च करते हैं। फाइनेंस कमीशन पे 9% करते हैं। टैक्सेस और ड्यूटीज में जो स्टेट्स का जो शेयर है 18% है। पेंशन पे हम 4% खर्च करते हैं। ये हमारा जो स्पेंडिंग प्लान है, जो सरकार बजट में प्लान रखी हुई है, ये हमारे स्पेंडिंग प्लान है इस साल का। आइए कुछ छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करेंगे और इसका आंसर हमारे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए। भारत ने जापान से 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और बुलेट ट्रेन परियोजना पर खर्च कर दिया। ये किसका उदाहरण है? राजस्व आय, राजस्व व्यय। पहला। दूसरा, राजस्व आय और पूंजीगत व्यय। तीसरा, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। चौथा, पूंजीगत आय और राजस्व व्यय। जल्दी बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा 3। तीसरा क्यों इसका उत्तर सही हो गया? क्योंकि जापान से जो कर्जा लिया तो वो तो पूंजीगत आय का उदाहरण हुआ, लेकिन जो खर्चा हो रहा है बुलेट ट्रेन पर वो तो हमारे लिए एसेट हो गया ना, वो तो हमारे लिए परिसंपत्ति हो गई जो आगे चलकर हमें लाभ प्रदान करेगी। तो इसका उत्तर हो गया 3। आइए एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं। भारत सरकार ने विनिवेश करके धन का जो खर्चा है, रक्षा क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए उन्होंने रसिया से S-400 की खरीदारी कर दी। S-400 खरीद लिया। ये किसका उदाहरण है? जल्दी बताइए इसका इसका उदाहरण जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ये भी हुआ आपका पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय का उदाहरण, क्योंकि ये जो खर्च है, रक्षा बजट का जो खर्चा है ना, ये रोज का खर्चा नहीं है, इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। रक्षा क्षेत्र में जो वेतन और पेंशन देंगे वो राजस्व व्यय के उदाहरण होंगे, लेकिन जब बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जो खर्च करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। अब एक और क्वेश्चन करिए फटाफट। देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत सरकार ने टैक्स से मिले हुए आय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर खर्च कर दिया। कोविड में देखा आपने कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत मदद की लोगों की। तो ये किसका उदाहरण है बताइए? ये राजस्व आय, राजस्व व्यय पहला। दूसरा, राजस्व आय और पूंजीगत व्यय। तीसरा, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। और चौथा, पूंजीगत आय और राजस्व व्यय। जल्दी बताइए इसका उत्तर चैट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए सरकार को टैक्स से जो आय मिल रही है वो क्या है? वो राजस्व आय है, ठीक है, क्योंकि इससे ना सरकार की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ये सरकार के लिए एक अतिरिक्त स्रोत बन रही है राजस्व की। लेकिन ये कल्याणकारी कार्यक्रम पे खर्च कर दिया इन्होंने पैसा, तो वो तो सरकार का क्या राजस्व व्यय का हिस्सा होगा ना। तो ये उसका भी उत्तर हुआ 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। भारत सरकार को जापान से कुछ अनुदान प्राप्त हुए और उस राशि का उपयोग करके सरकार ने वर्ल्ड बैंक का ऋण चुकाया। जल्दी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से पढ़ता हूं। भारत सरकार को जापान से कुछ अनुदान प्राप्त हुए और उस राशि का उपयोग करके सरकार ने वर्ल्ड बैंक का ऋण चुकाया। ये किसका उदाहरण है? राजस्व आय और राजस्व व्यय। राजस्व आय और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत आय और राजस्व व्यय। जल्दी बताइए। अब देखिए यहां पर कितना ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो जापान से अनुदान प्राप्त हुआ था, अनुदान तो लायबिलिटी हुई नहीं, ये तो आपको मुफ्त में मिली हुई एक मदद है। तो ये राजस्व आय हो गया, ये हुआ आपका राजस्व आय। ठीक है, अब ये पूंजीगत का चक्कर क्या है इसमें देखते हैं। इससे सरकार ने वर्ल्ड बैंक का ऋण चुका दिया, मतलब सरकार ने अपना बोझ कम किया। तो ये तो फिर व्यय, पूंजीगत व्यय हुआ ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बड़ा खूबसूरत व्यय होता है, ये आपके बोझ को कम करता है। तो इसका उत्तर हुआ राजस्व आय
और पूंजीगत व्यय। राजस्व आय इसलिए कि अनुदान मिला हुआ है, किसी दूसरे देश ने हमें मदद की है तो वो हमें वापस लौटाना नहीं है, तो राजस्व आय आपकी रिसिप्ट हो गई। और व्यय में उसका हमने अपना पुराना बोझ चुका दिया, हमारा पुराना जो बर्डन था उसको कम किया, तो वो क्या हो गया, पूंजीगत व्यय हो गया। ये कुछ अच्छे से क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करना है आपको, खूब आते हैं आपकी परीक्षाओं में। अब हम